हेलो स्टूडेंट्स, सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 9 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 देखने वाले हैं। चैप्टर 1 नंबर जो है ये हमने 2 वीडियो में कंप्लीट किए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में आप लोग इसका लिंक रहेगा, उस पर जाकर आप लोग 1 नंबर जो अध्याय है उसको आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे दूसरा चैप्टर। तो दूसरा चैप्टर का पहला जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स ये है कि सामाजिक परिवर्तन का युग। हम लोग सामाजिक परिवर्तन का युग कब से कहेंगे, किस तरह से आया, ये चीज़ को हम लोग अच्छे से आज समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अभी इसको शुरू करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए, तो देखो, अब तक आप फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैले जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ चुके हैं। हम लोग इस चीज़ को अब तक अध्ययन कर ली है और अभी हम लोग देखेंगे इसका क्या क्या अध्ययन की है, जो कि फ्रांसीसी क्रांतिकारी था। इसके बाद यूरोप में फैसले के बारे में, स्वतंत्रता की जो समानता थी, इसके बारे में हम लोग इससे पहले अध्याय में पढ़े हैं। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के आमूल परिवर्तन के संभावनाएं पैदा कर दी थी। इसने क्या किया, देखिए, सामाजिक परिवर्तन का जो आमूल परिवर्तन था, आमूल मतलब संपूर्ण रूप से परिवर्तन, इसकी संभावनाएं पैदा कर दी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज मुख्यतः एट्रेंस्ट और विभिन्न श्रेणियों में बांटा हुआ था। यानी कि ये विभिन्न श्रेणी में बांटा हुआ था। समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता कुलीन वर्ग की चर्चा नियंत्रण में थी। कुलीन वर्ग क्या है, ये हम लोग अच्छे से बाद में समझेंगे, ठीक है। इसे पहले देख लीजिए। लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना में परिवर्तन संभावना दिखाई देने लगा था। क्या दिखाई देने लगा था? क्रांति के बाद संरचना में परिवर्तन, यानी कि नया रूप से कुछ उभरा हुआ दिखाई। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के अनेक देशों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप में सामाजिक सत्ता के नियंत्रण पर चर्चा जो हम लोग इसमें छिड़ गए थे, मतलब इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए ये बढ़ा हुआ था। भारत में भी राजा राममोहन राय और डेरोजिया ने फ्रांसीसी क्रांति का महत्व रूप से उसका वर्णन किया था। और भी कोई लोग क्रांति के उपरांत यूरोप की स्थिति के बारे में चल रही बहस में क्या हुए थे, कूद पड़े थे। मतलब उस चीज़ के लिए जो लोग लड़ रहे थे, उसके लिए वो लोग कूदे थे, मतलब उसमें वो लोग समाहित हुए थे। आगे चलकर उपनिवेशों में घट रही घटनाओं ने भी इन विचारों को एक नया रूप प्रदान किया। औपनिवेशिक घटना का मतलब होता है कि औपनिवेश का मतलब ही होता है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र में जाकर शासन करना, चाहे संवैधानिक रूप से, असंवैधानिक रूप से हो या अनौपचारिक रूप से हो। यह महत्वपूर्ण योगदान इन लोगों का रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मगर यूरोप के सभी लोग समाज में आमूल परिवर्तन का पक्षधर नहीं थे। ये लोग सभी लोग जो थे, ये आमूल परिवर्तन मतलब संपूर्ण परिवर्तन के लिए ये लोग उतना कार्य नहीं करना चाहते थे। इसके बारे में सबसे अलग विचार थे। बहुत से लोग बदलाव के पक्ष में थे, लेकिन वो ये चाहते थे कि
बदलाव धीरे धीरे हो। वो लोग चाहते थे, बदलाव तो चाहते थे, लेकिन वो लोग चाहते थे कि धीरे धीरे हो, एक साथ इतना बड़ा बदलाव नहीं होने से ही अच्छा है। लोगों के एक समूह का विचार था कि समाज का आमूल परिवर्तन, पुनर्गठन जरूरी है। कुछ लोग चाहते थे कि ये आमूल परिवर्तन का पुनर्गठन जो है ये भी जरूरी होनी चाहिए। कुछ को रूढ़िवादी कन्वर्सेंटिव तो थे, और यानी कि रूढ़िवादी क्या है इसको पहले समझ लीजिए आप लोग। रूढ़िवादी क्या है? रूढ़िवादी होती है अपने धर्म, अपने समूह, अपने जाति के बारे में सोचना, अपने से लेकर मतलब अपने अपने को रख कर ये चीज़ करते थे, अपने जाति को ऊंचा उठाना, इस तरह का। तो कुछ उदारवादी क्या होता है? सभी के लिए समान सरल रूप से कुछ करना, यही होता है उदारवादी। यह आमूल परिवर्तन भी रेडिकल जिसको कहा जाता है, ये भी कुछ लोग चाहते हैं, यानी कि संपूर्ण रूप से परिवर्तन ये परिवर्तनों के तीनों पक्ष वहाँ पर दिखाई दिए थे। उस समय के संदर्भ में ये शब्द क्या मतलब निकाला जा सकता था? तो इन विचारों में क्या अंतर थे, ये कौन कौन सी समानताएं थी, यह हमारे बस की बात याद रखनी चाहिए कि इन शब्दों का हम लोगों को इन शब्दों का अर्थ हर काल में ये और हर परिवेश में एक जैसा नहीं रहा है। अभी भी देखिए एक जैसा कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अभी कुछ ऐसे हैं, कुछ वैसे हैं, सभी को समान नहीं चाहते हैं, बहुत सारा ऐसा विचार पेश होता रहता है। इस अध्याय में हम लोग 19वीं शताब्दी के प्रचलित कुछ परिवर्तन राजनीतिक परंपराओं के बारे में अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि परिवर्तनों के संदर्भ में उसका क्या योगदान रहा है। मतलब क्या जो परिवर्तन हुआ है उसमें किस चीज़ का परिवर्तन हुआ है, किस किस तरह का परिवर्तन हुआ है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तत्पश्चात हम एक जैसी ऐतिहासिक घटना का अध्ययन करेंगे जिसे समाज के रेडिकल पुनर्गठन, यानी रेडिकल का मतलब होता है सर्वांगीण विकसित, सभी का विकास हो जाना, और यह गंभीर प्रयास किया गया। और ये गंभीर मतलब बहुत ही बड़े रूप से इसका प्रयास किया गया। रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप समाजवादी 20वीं सदी के स्वरूप में निर्धारण करने वाली सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली विचारों का श्रृंखला में भाग लिया था। मतलब सभी को समान रूप से ऊंचा उठाएंगे, सभी को पुनर्गठन, रेडिकल पुनर्गठन जो कि इससे पहले हम लोग देखें, उसको ऊंचा उठाने के लिए ये स्वरूप को निर्धारित किया गया था, शक्तिशाली बनाने के लिए ये चीज़ किया गया था। अभी हम लोग देखेंगे, चलिए इसका हम लोग दूसरा पार्ट देखेंगे। ये क्या है? दूसरा पार्ट जो है ये रूसी क्रांति है। ठीक है, रूस के लिए किस तरह से वो लोग युद्ध छेड़े थे, ये सारा चीज़ हम लोग जानेंगे। यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देश में से एक रूस में, जो कि 1917 की अक्टूबर क्रांति के बाद सत्ता पर समाजवादियों में कब्जा कर लिया था और फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर में घटी परिवर्तनों, ये अक्टूबर क्रांति के नाम से हम लोग जानेंगे। तो ये वाला जो है इसको आप लोग अच्छे से जान लीजिए, यह अपने कॉपी में इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, इतना ये बहुत रूसी क्रांति किसे कहते हैं इससे आप लोगों को पता चल जाएगा। चलिए हम लोग इसको आगे देखते हैं। यह जैसा हुआ कि जब रूस में क्रांति हुई तो वहाँ के सामाजिक और राजनीतिक हालात
कैसे थे। जब ये क्रांति हुआ तो सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे, इसके बारे में भी जानना है। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आइए हम लोग क्रांति के लिए समारोह के परिवर्तनों पर नज़र हम लोग यहाँ दौड़ाएंगे। तो एक लिए हैं, देखिए ये है रूसी साम्राज्य जो कि 1914 में यूरोप रूसी और उसके साम्राज्य पर निकोलस टू शासन करता था। उस समय रूसी साम्राज्य मॉस्को के आसपास के क्षेत्र के अलावा आज फिनलैंड, लात्विया, एस्टोनिया तथा पोलैंड, लिथुआनिया, यूक्रेन, बेलारूस के कुछ भाग में फैला हुआ ये क्षेत्र था। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर और आज के मध्यवर्ती एशिया के भागों में था और जार्जिनिया और अर्मेनिया और अज़रबैजान तक विस्तृत था। यह बहुत बड़ा इलाका में फैला हुआ था। रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानते थे और मानने वाले कुछ लोग का बहुमत था। और लेकिन इस अध्याय में हम लोग ये पूरा चीज़ तो नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, तो चलिए, लेकिन इस अध्याय में हम लोग क्या करेंगे, साम्राज्य का जो कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध धर्म मानने वाले लोग ही यहाँ रहते थे। तो आज इतना ही, समय थोड़ा कम हो जाने की वजह से आप लोगों का ये पहला पार्ट है। ये दूसरा पार्ट में इसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले जितना सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। और हमारा एकेडमी चैनल में जुड़ने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। उस ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। उसमें ऐड कर दिया जाएगा और 6 से लेकर 12 तक के जितने सारे बच्चा है, स्टूडेंट है, वो लोग इसमें जुड़ सकते हैं। यानी 6 से लेकर 12 तक जितने सारे विषय है उसको सभी को एक एक करके पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।